नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। जैसा कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आज कोटद्वार स्थित भारत नामदेव राजा भरत की क्रीड़ा स्थली कण्वाश्रम मंदिर के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने कहा कि कण्वाश्रम विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के बावजूद विकास नहीं हो पाया है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत आइकॉन में कण्वाश्रम 30वें स्थान पर, लेकिन भारत नामदेव राजा भरत की स्थली वीरान है, जिसके विकास के लिए कण्वाश्रम विकास समिति के सदस्य से विचार विमर्श कर कण्वाश्रम पर्यटन मानचित्र पर अग्रणीय स्थान मिले, इसके लिए समिति के सदस्यों के साथ काम किया जाएगा। अध्यक्ष रितु खंडूरी का ये कण्वाश्रम का दौरा रहा, जहां वो कोटद्वार पहुंची और इस वीरान पड़े स्थल को फिर से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। तो जो वीरान स्थल पड़ा है आज, उसे नया स्वरूप प्रदान करने की कोशिश होगी। रितु खंडूरी ने कण्वाश्रम मंदिर में पूजा अर्चना की और इस स्थल को इसका कायाकल्प किया जाने का निर्देश दिया है। आज मैं कोटद्वार पहुंची हूं विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार। तो मन में इच्छा थी कण्वाश्रम देखने की। कण्व नगरी के नाम से जाना जाता है कोटद्वार। तो मैं यहाँ पहुंची, राजा भरत की जन्मस्थली पे पहुंची और जो हमारे समिति के लोग हैं, कमांडर रावत, आभा डबराल जी, इनसे मिली। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन किन्हीं कारणों से इस टूरिस्ट स्पॉट को हम डेवलप नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी की भी जो स्वच्छ आइकॉनिक लिस्ट है, उसमें भी ये शायद नंबर 30 पर है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो इस वक्त मैं आई थी देखने के लिए कि कण्वाश्रम की क्या स्थिति है और इसको हम मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर किस तरह ला सकते हैं। समिति के साथ मेरी अभी चर्चा हुई है और जल्द ही हम लोग इस पर काम करेंगे। और इतनी खूबसूरत जगह, इतनी पौराणिक जगह है, इसको जल्द से जल्द हम ठीक करेंगे, बढ़िया करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज किच्छा चीनी मिल का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने कहा कि किच्छा चीनी मिल काफी पुरानी होने के बावजूद भी 38 लाख कुंटल गन्ने की पेराई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही नया प्रपोजल बनाकर चीनी मिल में नई मशीनें लगाई जाएंगी और सभी किसानों का गन्ना लेने के बाद ही पेराई सत्र का समापन किया जाएगा। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी 45 दिन के अंदर किया जाएगा। मंत्री बनने के बाद सबसे पहला दौरा मेरा उधम सिंह नगर का है और सबसे पहला निरीक्षण मैंने किच्छा मिल का किया है। और खामियां देखिए हर है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है मिलों का, जिसकी वजह से यहाँ पर नुकसान थोड़ा बहुत झेलने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे नई मशीनों की ज़रूरत है। हमारे जो ऊपर के शेड हैं, आपने देखा उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी 4 दिन पहले ही मैंने एक समीक्षा बैठक की थी अधिकारियों के साथ देहरादून में, जिसमें आपके यहाँ के किच्छा मिल के भी अधिकारी सारे आए थे। और इनके पास सरप्लस फंड है, ये अपने मिल का जो है मॉडर्नाइजेशन फंड से करा सकते हैं। मैंने उनको बोला है कि एक प्रपोजल आप बना के भेजिए, तो मैं उसको स्वीकृति कराएंगे उसकी, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके, और ये अपना मॉडर्नाइजेशन कराएं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है, आपने जो अच्छी खबर है कि हमारी मिल इतनी बुरी स्थिति में चलने के बाद, इतनी पुरानी इनकी मशीनें हैं, इतनी पुरानी इसके सारे सेटअप है, उसके बाद भी हम 38 लाख कुंटल यहाँ पर पिरा चुके हैं। और जो NSI की चीनी की क्वालिटी है, उससे कहीं अच्छी ज़्यादा क्वालिटी ये मिल में बन रही है। वो आप लोगों ने देखा भी लाइव। और 15 रुपये ज़्यादा हम लोग को मार्केट रेट जो है 15 रुपये ज़्यादा यहाँ की चीनी का मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को ठीक करनी पड़ेगी, उसके लिए हम जरूर चर्चा करके करेंगे। पिछली बार 2 माह से पेमेंट नहीं मिला किसानों को, आपके 2 माह से पेमेंट नहीं मिला। हाँ, उसका हमने ऑलरेडी जितना हमारे कर्मचारियों का पेमेंट बचा है, जो हमारे गन्ना किसानों का बचा है। उधर धर्मनगरी हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी गांव और ब्रह्मपुर में
कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से करीब 72 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। सभी लोगों को आनन फानन में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई मरीजों को जिला हॉस्पिटल में तो कई को कांगड़ी के पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों का हालचाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल को स्टैंड बाय मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। डीएम विनय शंकर पांडे कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों का हालचाल जानने पहुंचे, जिला अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत भी की और अस्पताल को स्टैंड बाय मोड पर रखने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है और ये सामान्य फूड पॉइजनिंग की घटना है। और हमारे साथ हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे जी जुड़ भी चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस घटना पर उनका क्या कुछ कहना है। विनय शंकर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। विनय शंकर पांडे जी, जो ये घटना हुई है कि करीब 72 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, इस पर कार्रवाई क्या की जा रही है आखिर? देखिए, ये आज अर्ली मॉर्निंग में ये जानकारी मिली कि चूंकि कल नवरात्रि का शुभारंभ हुआ था, तो आमतौर पर व्रत के दिन लोग कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हैं। उसको खाने के बाद सुबह कुछ लोगों की तबीयत जब खराब हुई और जैसे ही इसकी सूचना मिली तो तुरंत उसको अपनी हेल्थ की जो हमारे डिपार्टमेंट की टीम है उसको एक्टिवेट किया गया, लोगों को एम्बुलेंस से लाया गया। और इस समय जब आप मेरी बात हो रही है 72 पेशेंट, इसमें 37 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 35 हमारे मेला हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और मैंने खुद पर्सनली वहाँ विजिट की, सभी पेशेंट से बात की, डॉक्टरों से बात की, सभी की हालत बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य फूड पॉइजनिंग थी, लेकिन जिला प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से लिया है और जो फूड सेफ्टी टीम को हमने तुरंत रवाना किया, साथ में हमारे जो सिटी मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन पर अन्य ऑफिसर्स हैं। तो 2 स्टॉपेज की पहचान हुई है जहाँ से ये फूड क्रेताओं को कुट्टू का आटा सप्लाई हुआ था। बिल्कुल विनय शंकर जी, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगी कि ये हर साल की घटनाएं, हर साल हरिद्वार और आसपास के जिलों में ये घटना देखी जाती है। कभी 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं, हर नवरात्र में ऐसा देखा जाता है, आखिर क्यों? ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैंने ये निर्णय इस बार लिया है कि अब जिन लोगों के यहाँ से ये फूड लिए हैं उसकी हम लोग फूड सैंपलिंग कराने के बाद यह निर्णय ले लिया गया है कि अगर उसमें मिलावट का पाया जाता है तो उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये भी मैंने ये भी निर्देश दे दिए हैं कि आगे से इस तरह के त्योहारों पर जिस तरह के कुट्टू के आटे या सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, जो स्टॉकिस्ट होंगे वो विक्रय करने के पूर्व ही प्री सैंपलिंग कराएंगे फूड डिपार्टमेंट से। और जब फूड डिपार्टमेंट से उनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका मटेरियल ठीक है, तभी वो मार्केट में उसको बेच सकते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि बाद में हम सैंपल करें, उससे अच्छा है कि हम प्री सैंपलिंग पहले ही कर उसको प्रमाणित कर दें कि हाँ ये खाने योग्य है। तो ये 2 निर्णय आज प्रशासन की ओर से लिया गया है और मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं विनय शंकर जी कि इस तरह कार्रवाई की जाए और आगे से हर साल जैसा कि नवरात्र में हम देख पाते हैं, यही सबसे बड़ी घटना के तौर पर सामने आता है कि जाने कितने लोग शिकार हो जाते फूड पॉइजनिंग का, तो किसी की जान पर बात ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए और आपको आश्वस्त करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हुए हैं और ये सिर्फ इस साल की ही घटना नहीं है, हर साल हरिद्वार में और आसपास के जिलों में ऐसा होते देखा जाता है। जब भी नवरात्र आते हैं तब हमेशा ही फूड पॉइजनिंग का लोग शिकार हो जाते हैं कुट्टू का आटा खाने से। और ऐसा ही इस बार भी हुआ जब चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई। जाने कितने लोगों ने व्रत के दौरान जब कुट्टू का आटा खाया, आटे के बने पकवान खाए, तो शिकार हो गए फूड पॉइजनिंग का। तो फिलहाल हमारे साथ हरिद्वार के जिला अधिकारी जुड़े थे विनय शंकर पांडे जी। उनका कहना है, उन्होंने आश्वस्त भी किया है इस बात से कि अब से ऐसी घटनाएं सामने नहीं आया करेंगी, क्योंकि जो भी फूड आएंगे उनका सैंपल लिया जाएगा, पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। इसके बाद ही
जब पूरी तरीके से सभी अधिकारी प्रशासनिक अमला आश्वस्त हो जाएगा कि ये आम लोगों के लिए खाने के उपयोग में लाया जा सकता है, तभी मार्केट में ऐसे खाद्य पदार्थ भेजे जाएंगे ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना सामने आए। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। फिलहाल अपडेट क्या कुछ है इंतजार इस घटना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो त्योहार शुरू हुआ है नवरात्रों का, तो इसमें जो कुट्टू के आटे की जो बिक्री है उसकी खपत लगभग पूरे देश में शुरू हो जाती है। और हरिद्वार में कुट्टू की जो आटे की बिक्री है, फिलहाल जिलाधिकारी के आदेश पर कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जहाँ कुट्टू को आटा खाने से कल से अब तक लगभग 150 लोगों के जो बीमार होने की खबर जो क्षेत्र में है और लगभग हड़कंप मचा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में। और जो जिला हरिद्वार का जो जिला अस्पताल है उसमें लगभग 80 आदमियों को भर्ती कराया गया है और हॉस्पिटल के तमाम जो बेड है वो फुल हो गए हैं। जी यानी कि अभी तक जो 72 लोगों के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने की खबर सामने आ रही थी, 80 हो चुकी है ये संख्या? जी बिल्कुल, ये संख्या जो हॉस्पिटल में बीमार लोगों को जो भर्ती कराया गया उनकी संख्या बढ़कर 80 हो गई है। और जो जिलाधिकारी हरिद्वार वीरेंद्र शंकर पांडे के आदेश के अनुसार जो अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सभी को जो फूड पॉइजनिंग के जो बीमार हैं उनको भर्ती करने के आदेश भी जारी यहाँ पर किए गए हैं और कुट्टू के आटे की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल इंतजार, जैसा कि सभी अस्पतालों को स्टैंड बाय मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने, क्योंकि वहां पर पहले से ही तमाम मरीज भर्ती होंगे, तो ऐसे में क्या स्थिति बनी हुई है? क्या बेड पहले से ही खाली किए गए हैं इन मरीजों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बता दूं अजय, ये पिछले साल भी कुट्टू का आटा बेचने जो बिक्री पर जो रोक लगाई गई थी और जो बीमारी के जो संक्रमण जो फैला था कुट्टू का आटा लोग खाने की वजह से, तो इस बार भी शुरुआत में ही ये जो इस तरह की बीमारी उत्पन्न हुई है कुट्टू का आटा खाने से, तो उसी को लेकर के जिलाधिकारी एकदम स्टैंड मोड पर आ गए हैं। और जो सिटी मजिस्ट्रेट है और ग्रामीण क्षेत्र में जो उप जिलाधिकारी सभी को आदेशित किया गया है कि पूर्ण तरीके से पूरे जिले में कुट्टू के आटे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। और सीएम हरिद्वार को आदेश किया गया है कि जगह जगह हॉस्पिटल्स में वो ब्रीफिंग कर रहे हैं और जहां जहां इस तरह के मरीज जो मिले हैं नजदीकी जो अस्पताल है उनको भर्ती कराने की उनकी प्रक्रिया शुरू की गई है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी हरिद्वार की जिला अधिकारी से भी इस बात पर प्रश्न किया कि आखिर इस तरह की घटनाएं हर बार क्यों सामने आ रही हैं, क्यों सबक नहीं लिया जाता इस तरह की घटनाओं से, तो यही देखा जा रहा है कि इंतजार ये कोई पहली घटना नहीं है, हर बार इस तरह की घटना। जी बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी के आदेश पर खाद्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और कुट्टू के आटे के जो विक्रेता है उन्हीं के जो जहां से इन लोगों के कुट्टू का आटा खरीदने की जो कंडीशन जो संभावना पैदा की गई थी वहां से सैंपलिंग की गई है और उसी के आधार पर आगे अगर कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स में कुछ आती है तो फिलहाल कार्रवाई भी आज जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। जी यानी कि अभी रिजल्ट आने का इंतजार करना होगा कि आखिर कुट्टू के आटे में आखिर ऐसा कौन सा तत्व मिला होता है कि उसको खाने से लोग बीमार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सैंपलिंग की इंतजार देखिए करनी होगी और सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरे जिले में शुरू हो गई है और जहां जहां कुट्टू को आटा मिलने की संभावना थी वहां टीम पहुंच चुकी है और सैंपलिंग कर रही है और फिलहाल पूरी तरीके से कुट्टू के आटे की बिक्री पर हरिद्वार जिले में रोक लगा दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तो कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और ये देखा जा रहा है कि सैंपलिंग भी की गई है, जहां जहां पर कुट्टू का आटा ये बिक रहा था रोका गया है और सैंपलिंग की जा रही है और जल्द ही रिपोर्ट भी आएगी सामने कि आखिर इस कुट्टू के आटे में आखिर क्या तत्व मिले हुए थे या फिर ये आटा काफी ज्यादा पुराना हो चुका था जो सालों साल बेचा जाता है। इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आखिर क्या कमी रही है इस कुट्टू के आटे में जिससे सबक भी नहीं लेते हैं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, अमला सबक नहीं लेता है, या फिर क्योंकि फूड सेफ्टी सबसे पहले देखी जानी चाहिए, खास तौर पर जितने भी ये फेस्टिव सीजन होते हैं यहाँ पर एक उत्तरदायित्व तो होता है तमाम अधिकारियों का भी, कर्मचारियों का भी, कि जितने भी खाद्य पदार्थ बाजार में आ रहे हैं उन्हें पहले जांच परख लिया जाए तभी उनकी बिक्री के आदेश दिए जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है और इसी का यह नतीजा रहता है कि लोग शिकार हो जाते हैं।
उधर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना काल के दौरान आउटसोर्स के जरिए नियुक्त किए गए 610 कर्मचारियों की 31 मार्च को सेवा समाप्त कर दी गई। अस्पताल से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारी अब आंदोलन की राह पर हैं। इन कर्मचारियों में नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, वार्ड आया, लैब टेक्नीशियन, डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, सफाई कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उस समय सरकार ने उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देते हुए उनके कार्य को सराहा और सम्मानित भी किया, लेकिन जब काम निकल गया तब सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दून अस्पताल में उपनल और पीआरडी के माध्यम से कोरोना काल में लगाए गए कर्मचारी सरकार से सेवा विस्तार की मांग कर रहे हैं। आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें अस्पताल में दोबारा तैनात नहीं किया जाता है तब तक उनका ही आंदोलन जारी रहेगा। मैं 31 मार्च तक राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत था। जब से हमारा कोरोना काल से शुरू हुआ तब से हमारे यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। समस्त कोविड कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, मैं अकेला नहीं था। और जो 31 मार्च हमारा 2022 को हमारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और हमारी सरकार से मांग है कि हमारा जो ये अनुबंध है इसे ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचते हुए कि उस हमारी जो जायज़ मांग है कि हमें जो सेवा विस्तार और नियमितीकरण का हमारी मांग है उसको आगे सरकार की समझ रखा जाए। मैं देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं तो अब पूरे प्रदेश में कैसी हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं इनका समायोजन जो है पूरे प्रदेश में बड़ी आसानी से किया जा सकता था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। आपने मंत्रियों का जिक्र किया, मंत्री तो बेचारे कह रहे हैं कि हमको सीआर लिखने का अधिकार दे दो। इसका मतलब है कि मंत्रियों में और अधिकारियों में समन्वय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हम जो है मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और दूसरी बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य सचिव की पत्नी की स्वास्थ्य जांच के लिए जो डॉक्टर गई थी और उस डॉक्टर के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए था कि वो आगे आकर के इस दिशा में कोई आदेश करते, कोई निर्देश निर्गत करते, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जब भैया मंत्रियों की हालत जो है अब ये है कि सीआर लिखनी है तो भाई वो सीआर लिखते रहें। हम मुख्यमंत्री से तो नवरात्रि का पर्व 2 अप्रैल से आरंभ हो चुका है। 3 अप्रैल यानी कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता के मंदिरों में लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उधर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के पर्व कर खोले जाएंगे। चैत्र नवरात्र पर गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाने के शुभ मुहूर्त निकाले हैं। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने कहा कि गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर्व के अभिजीत मुहूर्त पर ठीक सुबह 11:15 पर देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। शनिवार को नवरात्र पर गंगा धर्मशाला उत्तरकाशी में गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने बैठक की, जिसमें पंचांग देखकर तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाने का शुभ मुहूर्त तय किया। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने कहा है कि 2 मई को गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल महुआ से गंगा की डोली दोपहर 12:15 पर गंगोत्री के लिए रवाना होगी। मार्कंडेय मंदिर देवी मंदिर होते हुए रात्रि विश्राम के लिए गंगा की डोली यात्रा भैरव घाटी पहुंचेगी, जहां भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। 3 मई की सुबह 5:30 पर गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। गंगोत्री धाम पहुंचने पर गंगा लहरी पाठ, गंगा सहस्त्र नाम पाठ, गंगा हवन और गंगा आरती का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 मई को अक्षय तृतीया पर ही खोले जाने हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त 7 अप्रैल को यमुना जयंती पर यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों की ओर से तय किया जाएगा और इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों में सुमेश सेमवाल, महेश सेमवाल आदि मौजूद रहे।
पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य मास्टर प्लान के तहत किया जाना है, जिसमें पहले फेज की लागत 230 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। बता दें कि बीआरओ की 1 किलोमीटर बाईपास सड़क के साथ अन्य 5 कार्य किए जाने हैं, तो वहीं बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम 3 फेज में होगा। प्रशासन की टीम लगातार मास्टर प्लान को लेकर कार्य कर रही है, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बर्फबारी होने की वजह से मास्टर प्लान का कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं मार्च में बर्फ पिघलने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों की शुरुआत कर दी गई है। लगातार जिले भर के तमाम विभागीय अधिकारी बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में और चीफ सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में बैठकें हुई हैं। इसमें जो भी हमारे संबंधित रोड से संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उनके डेंजरस पॉइंट्स हैं उन पर वे आवश्यक रिपेयर व्यवस्था कर लें, और साथ ही साथ अगर जहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जो हमारी जेसीबी या फिर एक्सकेवेटर मशीन है उसको सफिशिएंट मात्रा में डिप्लॉय करें। साथ ही साथ जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, ऐसे समस्त विभाग हैं जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनको अपनी व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि माह मई में जो यात्रा प्रारंभ होने वाली है उससे पूर्व में ही हमारी सारी तैयारियां पूरी हों। और इस बार क्योंकि यात्रा संभावित है कि काफ़ी बड़ी नंबर में लोगों के आने की संभावना है, तो लोगों को कोई समस्या ना हो और सारी जो यात्रा है वो सुगमता से सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड सचिवालय में फाइलों के मूवमेंट को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। फाइलों के एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचने में देरी की वजह से कई विकास योजनाएं प्रभावित होती हैं, लेकिन अब इसके लिए प्रशासनिक अमले की जवाबदेही तय की जा रही है। फाइलों के मूवमेंट में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि अब मुख्य सचिव ने सचिवालय के सारे काम ऑनलाइन करने की पहल शुरू कर दी है। अब जल्द ही सचिवालय को फाइलों के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी और सभी काम ऑनलाइन ही किए जाएंगे। इस कार्यविधि से पारदर्शिता के साथ सचिवालय के कामों में भी तेजी लाई जाएगी। साथ ही ऑनलाइन काम होने से न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि किस अधिकारी के पास कौन सा कार्य कितने समय से लंबित पड़ा है उसकी भी जानकारी आसानी से सरकार तक पहुंच जाएगी। कौन सी फाइल किसके पास कितने समय से लंबित है, कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती है। हर एक आदमी इसमें ढंग से काम कर रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे कल की हम बात करें तो कल लगभग 202 फाइलें बनी थी, नई फाइलें, और जो पुरानी फाइलें हैं वो चलती हैं। और फाइल के मूवमेंट की बात करें तो कल लगभग 2500 फाइलें मूवमेंट में रही हैं। मतलब एक फाइल जैसे एक जगह से दूसरी जगह गई, वहाँ से दूसरी जगह गई, तो 2500 बार फाइलें मूव करी हैं। तो इस तरह से 2500-3000 फाइलें रोज़ मूव कर रही हैं एक पटल से दूसरे पटल पे, और नई फाइलें लगभग 200 से 150 के आसपास फाइलें बन रही हैं। इसे कार्य में गति आती है, और किसी प्रकार से इसमें हम कोई अगर लंबित रखता है पेट्रोलियों को तो पता चल जाता है। और इसमें मुख्य सचिव महोदय इसमें लगभग रोजाना डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं। और कहीं फाइलें कम मूवमेंट कर रही हैं, कम मूव कर रही हैं, पूछा जाता है क्यों ऐसे हो रहा है। तो हर एक आदमी इसमें निष्ठा से काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक फायदा ये भी होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी, और फाइल जो पहले रहता था कि 1.5 महीने से पेंडिंग है तो उस पर भी नजर रहेगी। इसमें कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने बज के कितने मिनट पे कितने सेकंड पे गई, कितना समय तक उसने होल्ड रखा, कब स्वीकृत किया, सारा मूवमेंट रहता है। और जो फाइल हम भेजते हैं, अपनी फाइल तो हम देख पाएंगे, किसी और की फाइल कोई नहीं देख सकता, लेकिन हमारी भेजी हुई फाइल इस समय वर्तमान में किसके पास लंबित है, कब से लंबित है, वो इसमें दिख जाता है। सिग्नेचर वगैरह ई सिग्नेचर से आप लोग अब अभी तक हम लोग डिजिटल सिग्नेचर कर रहे थे, अब कुछ उच्च श्रेणी के अधिकारियों को ई साइन की सुविधा भी दे रहे हैं हम लोग। वो हमारी लगभग कार्रवाई पूरी हो गई है, अगले 3 से 4 दिन में ई साइन की सुविधा भी। कब तक ये माने कि 100% आप लोग ये करने लगेंगे? इसमें आदेश चीफ सेक्रेटरी साहब ने कर दिया है कि कोई भी फाइल ऑफलाइन बिना चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की अनुमति के नहीं मूव करेगी। तो लगभग मैक्सिमम फाइल्स, जैसे हमारे पास देख रहे हैं पूरा मेज खाली है, कोई फाइल नहीं दिखाई दे रही है आपको, कोई फाइल आती नहीं है। तो अधिकांश फाइलें आजकल ई ऑफिस के माध्यम से चल रही हैं, जिसमें फिजिकल फाइल की संख्या बहुत कम है। कोई बहुत अर्जेंट मामला है, जैसे आज 31 मार्च है, तो हो सकता है कोई फाइलें अभी तत्काल कराना हो, कई जगह जाना हो तो आदमी दौड़ के करा ले, इस तरह से। अदरवाइज फाइलों की संख्या बहुत कम हो गई है, मैनुअल फाइल।
मसूरी धनौल्टी मार्ग के मसराना के पास एक कार और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बता दें कि भिड़ंत होने से बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार सड़क पर पलट गई, तो वहीं कार सवार एक व्यक्ति और बाइक सवार घायल हो गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बाइक सवार को मसूरी उप जिला चिकित्सालय ले गई, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं कार सवार को हल्की चोट भी आई है। साथ ही मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि धनौल्टी से मसूरी वापस लौट रही कार दूसरी ओर से आ रही थी और बाइक से टकरा गई, जिसके बाद बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो गई है। तो वहीं कार टकराने के बाद सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार कार चालक मामूली रूप से घायल हो गया है। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत लाहौल घाटी में पहली बार इंडियन इंटरनेशनल ओपन स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित 12 राज्यों के 150 एथलीट सिस्सू की बर्फीली ढलानों में पहली बार आयोजित स्की एवं स्नोबोर्ड स्पर्धा में कर रहे प्रतिभाग। पहले दिन अल्पाइन स्कीइंग की स्लो रेस में उत्तराखंड की भावना भंजुवार ने जम्मू कश्मीर के स्कीयरों के बीच कड़ी स्पर्धा में जबरदस्त प्रदर्शन करने के साथ ही अल्पाइन जायंट स्लोलोम रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि भावना ने इससे पूर्व गत वर्ष गुलमर्ग विंटर गेम्स सहित खेलो इंडिया विंटर गेम्स और ऑली नेशनल विंटर गेम्स में भी उत्तराखंड के लिए कई पदक जीते। इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।